नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 6 है बाजार। बच्चों, इस अध्याय के पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि बाजार कितने तरह के होते हैं। हम लोगों ने गांव की छोटी बाजारों से लेकर के मोहल्ले की दुकानों के बारे में पढ़ा। अब इस अध्याय में हम आगे देखेंगे। बच्चों, बाजार क्या होता है? हम लोगों ने इस चीज को जाना कि बाजार किसे कहते हैं। बाजार वो जगह है, वो स्थान है जहां हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हमारी बहुत सारी जरूरत की चीजें एक ही दुकान के अंदर मिल जाती हैं। एक ही दुकान के अंदर कहने का मतलब एक बहुमंजिली इमारत होती है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कई स्तर में इमारतें बनी रहती हैं और इन इमारतों में बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं। अलग अलग ब्रांडों की दुकानें खुली रहती हैं और अलग अलग चीजों की दुकानें होती हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरी तरह से वातानुकूलित होता है। बच्चों, आपको पता है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? इस तरह के भवनों को, इमारतों को, कॉम्प्लेक्सों को मॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे बड़े शहरों में हम लोग जब जाते हैं तो ऐसे मॉल हमें कई देखने को मिल जाते हैं। बच्चों, मॉल में हमारी जरूरत की सारी चीजें एक दुकान के अंदर, एक मॉल के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ हमें जूते से लेकर के, बर्तन से लेकर के हमारे जरूरत की जितनी भी चीजें होती हैं सब मिलती हैं। लेकिन आपको क्या पता है, ये चीजें बाहर की दुकानों से बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दुकानों में जो खर्च पड़ता है दुकानदारों को, व्यवसायियों को, वो बहुत ज्यादा पड़ता है। इन मॉल में जो दुकानें होती हैं उनका किराया बहुत महंगा पड़ता है। यही कारण है कि मॉल में प्रतिष्ठित जो दुकानें होती हैं उनके सामान भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जिसे आम आदमी नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। मॉल में मेरी जरूरत की, आपकी जरूरत की हर चीजें मिलती हैं, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये हमारे खरीदने लायक, हर व्यक्ति के खरीदने लायक नहीं होती हैं। मतलब जिनकी आय बहुत ज्यादा है वो ही इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि खरीद सकते हैं। और हम जैसे आम नागरिक जो हैं इन चीजों को नहीं खरीद पाते, केवल हम इन्हें देख करके चले आते हैं। बच्चों, ये जो मॉल होते हैं ये पूरी तरह से वातानुकूलित होते हैं, यानी एयर कंडीशन होते हैं। इन मॉलों में बाहर की हवा प्रवेश नहीं करती है, यानी ये खुले नहीं होते हैं, ये बंद होते हैं और इनमें एयर कंडीशन लगा हुआ होता है। यह कई बहुमंजिली इमारतों के रूप में होते हैं। हर फ्लोर पे, हर स्तर पे अलग अलग तरह की चीजों की दुकानें होती हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक लगते हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है जो हमें आकर्षित करती है। इन मॉलों की चकाचौंध जो होती है वो आम लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी लोग मॉल घूमने जाते हैं और तरह तरह की वस्तुओं को देखते हैं और उनका आनंद उठाते हैं और बहुत लोग तो खरीदारी भी करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी जिक्र किया कि ब्रांडेड चीजें मिलती हैं। ब्रांडेड यानी किसी खास ब्रांड की चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुकान भी इन मॉलों में होते हैं जिनमें ब्रांडेड चीजें नहीं मिलती हैं, साधारण चीजें मिलती हैं, तो हम इन चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग। बच्चों, ये आज के समय का, आज के समाज का एक उभरता हुआ बाजार है जो नए प्रकार के बाजार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के शॉपिंग में बच्चों, इस तरह के बाजार से हम लोग घर बैठे अपनी जरूरत की चीजों को मंगा सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों की मदद से, इंटरनेट की सहायता से ही घर बैठे ही अपने मोबाइल से, अपने टैब से, अपने लैपटॉप से तरह तरह की चीजों का ऑर्डर करते हैं, यानी चीजों की मांग करते हैं। और ये जो व्यवसायी होते हैं, कंपनियों को चलाते हैं, वो हमारे यहाँ इन चीजों की
पूर्ति करवाते हैं, अपने स्टाफ के द्वारा पूर्ति करवाते हैं। हमारे समय में अभी ई शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा चर्चित शॉपिंग है। अभी कोरोना काल में खास करके लोगों को घर बैठे सामान मंगवाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई। अभी हम लोगों को जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को बाजार नहीं जाना पड़ता है और हम लोग अपने मोबाइल पे इंटरनेट की सहायता से घर बैठे चीज़ों का चयन करते हैं, वस्तुओं का चयन करते हैं, उनके ब्रांड का चयन करते हैं और घर से ही ऑर्डर करते हैं। और क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड की सहायता से हम इन चीज़ों को परचेज करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। आपको पता है बच्चों, हमें इस तरह के शॉपिंग में इस तरह की भी सुविधा है कि घर पर बिना पैसे का सामान घर तक आता है और हम घर आए हुए सामान के बदले में उन्हें कैश भी प्रदान करते हैं, कैश देकर के सामान ले लेते हैं। इस तरह की खरीदारी को कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। बच्चों, कुछ जाने माने ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं जिनके नाम हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फ्लिप इंडिया और भी बहुत सारे हैं जो कि हमें सामान प्रोवाइड करते हैं। हम इनसे सामानों को, वस्तुओं को ऑर्डर करके इन साइटों से मंगवाते हैं। और बच्चों, जहां तक हमें इन साइटों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हम इन साइटों से अलग अलग तरह की वस्तुओं को मंगाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति। आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि इन बाजारों में सामान कहां से आता है? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। वस्तुओं के उत्पादन करने वाले भी कम मात्रा में बेचने में रुचि नहीं रखते। यानी बच्चों, जो लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो सामान को सीधे सीधे बेचने में, कम मात्रा में बेचने में रुचि नहीं दिखाते। वो भी यही चाहते हैं कि कोई भी बहुत सारा सामान क्रय करके ले जाए। कुछ लोग वस्तुओं के उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच माध्यम या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को व्यापारी कहा जाता है। ये लोग बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी किसानों या कारखानों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर खुदरा या फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। खुदरा व्यापारी इन वस्तुओं को सामान्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि एक लंबी श्रृंखला चलती है। तो बाजार से कारखाना मालिक और कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, तो फिर खुदरा व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, और ये श्रृंखला लंबी चलते आते आते तक हमारे तक सामान पहुंचते हैं। इकबाल, एक थोक व्यापारी। बच्चों, इकबाल जो है वो एक थोक व्यापारी है। वो दूर दराज के किसानों से सामान को खरीद करके, सब्जियों को खरीद कर अपनी दुकान पर लाता है। अपनी दुकानों पर फल और सब्जियों को सजाता है और उससे कुछ फुटकर व्यापारी जो होते हैं, खुदरा व्यापारी, उससे सब्जियां खरीदते हैं। बच्चों, कुछ किसान तो इकबाल के दुकान तक जाकर के अपने सब्जियों को, अपने सामानों को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बच्चों पूरे बाजार में एक श्रृंखला चलती है कि किसानों से व्यवसायी खरीदते हैं, व्यवसायी से थोक व्यापारी और थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी, और हम लोग खुदरा व्यापारी से जाकर के सामानों को खरीदते हैं। बच्चों, हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की, सामानों की आवश्यकता पड़ती है। इन सामानों को हम कहाँ से लाएं? क्या ये सामान हमें घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों, इन सामानों को खरीदने के लिए हमें बाजार तक जाना पड़ता है, बाजार का सहारा लेना पड़ता है। हमें अपनी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो बाजार में मिलती हैं। हम इन चीजों को खरीदने बाजार जाते हैं और बाजार जो है वो हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है। जैसे वो हमें लाभ पहुंचाता है, वो हमें रोजगार देता है, वह हमें वस्तुएं प्रदान करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि बाजार हमें लाभ, रोजगार तथा आय देता है।
बचत का महत्व। अपने आसपास प्राप्त रुपयों को पूरी तरह से खर्च नहीं कर भविष्य के लिए जो बचा कर रखते हैं वह बचत कहलाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा बचत किसे कहते हैं। हमें जो भी आमदनी होती है, हमें जो भी लाभ होता है, उन सभी रुपयों को खर्च न करके हम जो पैसे जो रुपये अपने भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं उन्हें हम बचत कहते हैं। जीवन में बचत का उतना ही महत्व है जितना कि आमदनी का। अगर एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, कितना भी पैसा कमा ले, अगर वह आमदनी उसकी कितनी भी हो और अगर वह बचत नहीं करता है तो उसकी आमदनी का कोई फायदा नहीं है। किसी व्यक्ति की आमदनी कितनी भी अधिक हो, परंतु यदि उसमें बचत की आदत नहीं है तो उसे समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि हमारी आमदनी बहुत ज्यादा है, हमारे घर में बहुत ज्यादा रुपए आते हैं, हमारे जो पिताजी हैं बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपके पिताजी हैं वो उन रुपयों में से कुछ रुपए बचा करके बैंक में या घर में बचत के लिए रख देते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रख देते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, भविष्य जो है वह अनिश्चित होता है। भविष्य में हमें कब इन पैसों की खर्च की जरूरत हो जाएगी और हमें इन पैसों का फायदा मिल पाएगा, उसके लिए हम ये पैसे सुरक्षित रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्घटना ही परिवार के साथ हो जाती है, तो उस दुर्घटना के समय में यदि हमारे पास बचत के पैसे नहीं होंगे तो हम अपने परिवार का चिकित्सा नहीं करवा पाएंगे, उन्हें उस दुर्घटना से नहीं उबार पाएंगे। ऐसे ही भविष्य की हर जरूरत के लिए हमें कुछ न कुछ बचत करना चाहिए। अतः बचत चाहे धन की हो या फिर जल, समय व ऊर्जा की, सभी रूपों में इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इनके दुरुपयोग से बचना चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बचत किसी भी चीज की हो, चाहे वह धन की हो, केवल रुपये पैसे की बचत की बात यहाँ नहीं की गई है। धन के अलावा हमारे पास और भी चीजें होती हैं, जैसे ऊर्जा। घर में आपने देखा होगा कि हमारे टीवी पे प्रचार आता है कि बिजली बचाना चाहिए। तो बिजली क्या है? बिजली ऊर्जा है। हमें ऊर्जा को बचा करके रखना चाहिए। जल का बचाव करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जितनी जल की जरूरत है उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। बच्चों, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि को भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे चीज हैं जो कि दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इनको हमें अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी चीज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हर चीज को समय के साथ कम उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा करके रखना चाहिए, यही बचत है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना। बाजार क्या है, बाजार के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग कितने तरह से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी हमारे बाजार का एक मुख्य हिस्सा है, एक मुख्य तरीका बन गया है आज के समाज के लिए। और बच्चों, बचत क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना और हमने यह भी जाना कि हमें अपनी सारी जरूरत की चीजों को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।